कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। आज के बिग बुलेटिन की चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले आज आपको ये बता दे रहे हैं कि कौन कौन मेहमान आज की इस चर्चा में शामिल हैं, कौन कौन लोग इस पैनल में शामिल हैं आज की चर्चा में। आज हमारी इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश सिंह जी, समाजवादी पार्टी से आज हैं नागेंद्र सिंह जी, और कांग्रेस से हैं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी, व्यापार मंडल से जो सामाजिक क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनुपम अग्रवाल जी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 86 मिनट का लंबा भाषण दिया और चीन के विस्तारवाद से लेकर के पाकिस्तान के आतंकवाद तक, पराक्रम से परंपरा तक विभिन्न मुद्दों को रेखांकित किया और भारत के आत्मनिर्भर भारत की अलग जगाई। मोदी के इस भाषण की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस पर जो संदेश दिया उसमें ये लगता है उसमें सरकार की मंशा पर, सरकार पर और पीएम मोदी के भाषण पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, अभिव्यक्ति की आजादी इस समय नहीं है देश में, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये उन्होंने कहा है। तो ये जो पराक्रम मोदी के भाषण में दिखा, क्या कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा या कांग्रेस मोदी के उस पराक्रम से घबरा गई है? ये इसी के आसपास आज की चर्चा रहेगी। हमने इसी को विषय पर केंद्रित किया है कि जब मोदी ने सारे विषयों को अपने भाषण में समाहित किया और उनके भाषण की चारों ओर से प्रशंसा हो रही है, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ये सवाल खड़े करने की जरूरत क्यों थी, इस पर ही आज की चर्चा रहेगी। सतपाल सिंह जी, क्या जरूरत पड़ गई, क्या कांग्रेस मोदी के पराक्रम से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं? ये शेखर जी, ये सोनिया जी का मोदी जी के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई पहला बयान नहीं। जब मोदी जी गुजरात में विकास की गंगा बहा रहे थे, उस समय भी उनको वहां का हत्यारा और इस प्रकार के शब्दों से जब जाकर प्रचार किया था, उन्होंने संबोधित किया था। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है, और अगर हम एक दूसरे पार्टी का समर्थन करने लगेंगे तो उनको लगेगा कि फिर तो उनका औचित्य खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात ठीक है कि उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक अपने को प्रस्तुत करना चाहिए और वो उसकी पुष्टि हो सके। जैसे जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सबके मन में एक कल्पना थी कि अरे मोदी जी ये मुख्यमंत्री है, देश कैसे चला पाएंगे, ये हिंदू और मुसलमान की तमाम प्रकार की चर्चाएं उसमें से शुरू हुई। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, और जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थे, आपने देखा होगा बहुत सारी सी उसमें से चीजें थी। जैसे कुछ इशू पर कांग्रेस जिन पे घेरती थी कि भाई ये मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर की शिलान्यास भी हो गया। वो कह रहे धारा 370 ये कैसे हटा सकते हैं, 2/3 बहुमत इनके पास नहीं है, वो भी हट गया। वो कहते थे कि ये पाकिस्तान को जवाब कैसे दे पाएंगे, पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सैनिकों मारे और हमने उनके अंदर सीमा के अंदर घुसकर उनके ऊपर हमला किया, और वो सारी दुनिया ने उस चीज को स्वीकार भी किया। जो वो कहते थे कि ये जो है मुसलमान इनसे नाराज है, ये एक धर्म की बात करते हैं। तो आप सबको आश्चर्य होगा कि इजराइल हमारा बहुत परंपरागत मित्र देश है। 1962 में भी उसने हमारी बिना शर्त समर्थन किया था, 71 में भी किया था और आज भी करता रहा। इस देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक इजराइल केवल इसलिए नहीं गया कि उसके जाने से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा चमत्कार करके दिखाया कि पहली बार इजराइल गए, और जिनका डर था लोगों के मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे, लौटते समय चमत्कार हो गया। वो 40 देश के जो इकट्ठा एक सम्मान, इस्लामिक सम्मान होता है, जब वो इजराइल से लौटे तो उस सम्मान से उनको नवाजा गया। ये दुनिया के लिए आश्चर्यजनक बात थी।
भारत भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य बनने के लिए, अस्थायी सदस्य बनने के लिए पिछले 70 साल से संघर्ष कर रहा था। और अब पहली बार ये हुआ कि जो 92 देश थे उसमें से 86 देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लिया। और एक बात जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी जिस देश में गए, वहां जो इस देश के लोग रहते थे उनका स्वाभिमान जागृत हुआ। वहां उनको 50-50 हजार लोग सुनने के लिए आए, 25-25 हजार लोग जगह जगह सुनने के लिए आए। एक नई परंपरा सारी दुनिया में भारत का गौरव और सम्मान बढ़ने की जो बातें थी वो सब जगह से शुरू। आज अमेरिका बार हुआ कि चाइना के इशू पर लोग कहते थे भाई भारत के नरेंद्र मोदी जी को ये ऐसे बात कर रहे हैं, दिन भर दौड़ा बाहर कर रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, जब भाई अमेरिका, आज चलिए हम कहते हैं उनके मित्र हैं, आज अमेरिका ने खुल के जो पहले पाकिस्तान करता था भारत के साथ हो गया, आज उसने कहा कि नहीं भारत के साथ हम खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा भारत के साथ खड़े हैं, फ्रांस कह रहा भारत के साथ खड़े हैं, और रूस भी कह रहा भारत के साथ खड़े हैं। तो सारी दुनिया के देश से खड़े हो गए, तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। और मोदी जी ने अपने पहले भाषण में स्वच्छता को लेकर जो किया था, आज देश उसके प्रति जागरूक है। मोदी जी ने शास्त्री इंटर कॉलेज चंदुलिया के प्रबंधक अनुराग मिश्रा के पुत्र प्रयागराज मिश्रा की मूर्ति अनावरण के मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता नहीं पहुंचे। अचानक कार्यक्रम रद्द होने से आयोजकों को निराशा हुई। बाद में भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने मूर्ति का अनावरण किया और वृक्षारोपण किया। के सामने प्रस्तुत करता है कि भैया साल भर में मैंने क्या किया है। ये सब चीजें, और नहीं तो क्या होते थे, देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोग देश में ऐसी कुर्बानी हुई है, दुनिया भर की बातें होती थी जो हमारे पूर्वजों ने किया, उनकी हम चर्चा करते थे। अपनी चर्चा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता था। ये पहला प्रधानमंत्री है जो लाल किले से 15 अगस्त को घोषणाएं करता है और अगली साल, हमने पिछली साल घोषणाएं की तो उसमें से क्या किया है ये बताता है। और इसलिए कोई रास्ता लोकतंत्र में बाकी लोगों के लिए नहीं बचा है। उनकी जो लोकप्रियता है वो इस बात का प्रमाण है। किसी भी प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू में कभी बने होंगे, पहली बार देश आजाद हुआ हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पहली बार 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसको 50% से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में समर्थन देकर जिन्होंने चुना है, प्रधानमंत्री बनाया है। और इसलिए मेरा मानना है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है और वो उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गई है, इसलिए सब चीजें। डॉक्टर मुकेश जी आगे बढ़ाइए। देखिए भाई साहब, जैसा आपने बताया कि सोनिया जी ने जो बयान दिया है, हमें लगता है कि भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी विपक्षी दल के रूप में है, उनको तो मोदी जी के कार्यों की तारीफ करनी चाहिए और देश में जो उनकी योजनाएं चल रही हैं अगर कहीं कमी आ रही तो उसको बताना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि विदेशों में भारत की छवि खराब हो, हम पाकिस्तान की तरफ से बयान देने लगे, हम चीन की तरफ से बयान देने लगे, हम ये पूछे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए हैं, ये संख्या हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम पाकिस्तान की तरफ से पूछ रहे हैं। क्या ये हम पूछना चाहते हैं कि डलवान घाटी में कितने घुस गए हैं, कितने चले गए हैं? अरे आप इस देश के हैं, देश में के सम्मान के लिए अगर नहीं है तो आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनके जो प्रश्न हैं वो देश के हित में नहीं है, उनके प्रश्न केवल इसलिए हैं कि वो केवल मोदी जी की जो उन्होंने पूरा देश का नाम विश्व में गौरव किया है, सारे देशों को भारत के पक्ष में लाके खड़ा किया है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास की बात की है। इसके अलावा अब विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आलोचना हो जाए और इसलिए हर भाषण का गलत अर्थ निकाल करके और उसको पेश कर देना हमें लगता है कि एक हंसी का पात्र बनती। इसलिए इन लोगों को इस प्रकार की आलोचनाएं माननीय मोदी जी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और नागेंद्र जी। जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सच कह रहे हैं। पूरे भारत में इतना झूठा प्रधानमंत्री आज पूरे इतिहास में नहीं मिला। उसकी वजह ये है, मुलायम सिंह से भी बड़ा झूठा, अखिलेश से भी, मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह अखिलेश से भी बड़ा झूठा है। अरे माननीय, अब वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, आपके मोहल्ले के नेता नहीं है। आप इस तरीके की बात का चयन जो है करिए। हाँ नागेंद्र जी, ये कहा गया था कि जो प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री हैं,
आपकी पार्टी के नेता है, उनके प्रति सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करिए। हमने लिखित इस प्रकार कैलकुलेट किया की बात जो है नहीं शब्द कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इनको माफी मांगनी चाहिए भाई साहब। अच्छी बात नहीं, इनको तो माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, आप किसी तथ्य को लेकर के बात करें, समझ में आता है। नहीं, उस शब्द को वापस लीजिए। हाँ, झूठ की सच मत कराइए। चलिए बोलिए बोलिए। माननीय शेखर जी, झूठ को सच मत कराइए। ये प्रधानमंत्री इसके बारे में आप जानते हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, इसलिए कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री अपने स्पीच में इस समय कोरोना पर चल रहा है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अरे भाई शब्दों का चयन तो करिए, बोलना सीख लीजिए ना। वो आपके मोहल्ले के नेता नहीं, आप कह रहे झूठा प्रधानमंत्री। क्या है ये, आप कैसे बोलते हो? ये ऐसे बोला जाता है देश के प्रधानमंत्री के लिए? आपके बराबर भी नेता नहीं है क्या वो? आप उनके बराबर नेता हो जाओगे सब बोल के? भाई शब्दों का चयन आप सही करिए ना। आप ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका भाई? अनुपम अग्रवाल बोलने का सबूत सीखिए ना भाई। हम कहेंगे आप मुलायम सिंह को गाली देके कहेंगे तो आप सुनेंगे? अरे भाई आप ऐसे बात करते हो जैसे मोहल्ले के घर के किसी छोटे मोटे लड़के को कोई लोग बोलते हैं वो जा रहा है वो आ रहा है। क्या मतलब है भाई? भाई आप बात करिए, आप कह रहे हैं दुनिया में इतना बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए खत्म करें। अनुपम जी, जैसा कि आज का आपका विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का बौखलाना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने सत्ता जो राज किया है और इस समय वो सरकार में नहीं है, तो बौखलाना तो उनका स्वाभाविक है। लेकिन मैं आज का विषय बहुत ही टिपिकल है, विशेष तौर से मेरे लिए। इस पे क्या कमेंट करूं? मैं संदर्भ में एक ही बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और इसी भ्रष्टाचार के कारण भारतवर्ष की जनता ने, भारतवर्ष की पब्लिक ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया ताकि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत होता है संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में था उससे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार में भी है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। तो मैं इस विषय में ज्यादा राजनीतिक बात करना पसंद नहीं करूंगा। केवल अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करूंगा कि वह एक निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करें, देश के सभी नौजवानों को रोजगार दें और देश का विकास करें, स्वच्छ साफ राजनीति करें, आगे भविष्य में अपनी सरकार बनाएंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने जैसा किया है वह वैसा उसका फल भोग रहे हैं। बस मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं। मैं उस बयान को याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ जनों को कि पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए एक कुंवर महिला करके एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्या आप उस चीज को लेकर शर्मिंदगी व्यक्त करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसी डिबेट में, इसी बिग बुलेटिन के डिबेट में आपके वर्तमान के जिला अध्यक्ष जी ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के लिए एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आप लोग उस बात पर नैतिकता के आधार पर प्रकाश डालेंगे, माफी मांगेंगे? तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी का हनन ना करें तो बेहतर होगा। यहाँ पर हमने अगर कोई बात कही है, मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस पर मुखर होकर बोले कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी की गलती थी, पहली बात। दूसरी बात कि जब बात आती है कि मोदी जी के पराक्रम से कांग्रेस परेशान है,
इस बात को आप मुद्दा भले ही बना सकते हैं, शेखर जी ने बात लिखी है, मैं उसको भी जो है अपने शब्दों में पिरोते हुए आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस बिल्कुल परेशान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक सीधा उद्देश्य है, हम लोग के लिए राजनीति का मतलब है, जो हमारा प्रथम उद्देश्य है समाज का उत्थान, जनता के अधिकार, जनता के हितों में काम करने की जो सोच है वो कांग्रेस पार्टी की सोच है। उसके आधार पर अगर कोई सवाल उठाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लाल किले की प्राचीर से उठाते हैं या संसद के गलियारे से उठाते हैं या कहीं पर अपने किसी कार्यक्रम में पब्लिक मीटिंग में उठाते हैं, हम जनता के इश्यूज को, जनता की समस्याओं को अगर उठाते हैं तो वो एक सवाल है, एक विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब आप अगर बात करते हैं कांग्रेस परेशान है, तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि गौर कीजिएगा, कांग्रेस नहीं परेशान है देश का बेरोजगार, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इसी लाल किले की प्राचीर से किया गया था। 6 साल में 12 करोड़ रोजगार होनी चाहिए थी मान्यवर, लेकिन 12 करोड़ से कुछ ज्यादा नौकरियां अब तक जा चुकी हैं और अब तक बेरोजगारी का आंकड़ा 30 करोड़ से पार कर चुका है। 12 करोड़ रोजगार तो अभी चली गई हैं आपके कोरोना काल में, इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस की परेशानी का दूसरा कारण यह है कि आप लोगों ने किसानों से बड़े बड़े वादे किए, समर्थन मूल्य के नाम पे आप लोगों ने वादे किए, लेकिन क्या बिजली महंगी कर दी और डीजल महंगा कर दिया, जिसके ऊपर किसान निर्भर है। इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि वो मध्यम वर्ग जो देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जिसके टैक्स का अनुपात अंबानी के टैक्स से ज्यादा है, आज वो मध्यम वर्गीय परिवार इस कोरोना की महामारी में अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है। कांग्रेस इसलिए परेशान है, कांग्रेस इसलिए सवाल उठा रही है। अब आप पूछिए कांग्रेस की आगे की परेशानी, मैं श्रृंखलाबद्ध आपको बता सकता हूं। वर्तमान में मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर नहीं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की दीन और दशा देखने के बाद, क्राइम रेशियो देखने के बाद, हत्याएं और अपराधों को देखने के बाद जनता परेशान है, और जनता परेशान है इसलिए कांग्रेस परेशान है। दूसरी बात, परेशान कांग्रेस नहीं है, परेशान है सांसद विधायक आपके, जो आप पर रोज आरोप लगाते हैं, रोज आपकी पार्टी की गतिविधियों को उजागर करते हैं, आपके लोग परेशान हैं। परेशान है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो हर तीसरे दिन आईटी सेल को लेकर एक सवाल आता है, पब्लिक के सामने आ रहा है कि हम लोग का शोषण हो रहा है, शासन और प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है जिन्होंने घर घर जाकर मोदी जी के लिए वोट मांगा था। कांग्रेस उनके लिए भी परेशान है, क्योंकि उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं दीन ईमान आपके साथ जोड़ा था। आप परेशानी की बात करते हैं, परेशान है व्यापारी। हमारे आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, वो इस बात तो बोल नहीं पाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग वो वर्ग है जो कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं बोलता जिसकी वजह से उसका व्यापार कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो। जो पहले आपने फेसबुक के बयान आपने देख ही लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कारोबार इफेक्टेड होता है। यही हमारे देश के व्यापारी की खूबी है। वो कहता है जैसे भी हो जान छुटाओ साहब। अब यहाँ पर वो कांग्रेस के लिए नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, मैं उसका इस पर भी स्वागत करता हूँ, लेकिन कांग्रेस व्यापारियों के लिए परेशान है वो शिक्षक वर्ग, जिसे आपने नौकरियों का झांसा दिया और आज उन शिक्षकों की नौकरी जा रही है। परेशान है वो रेलवे के कर्मचारी, जिनका आपने निजीकरण कर दिया, आज वो दाने दाने के मोहताज होने की स्थिति में है। परेशान हर वो व्यक्ति है जिसका रोजगार इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से जा रहा है। अरे आप किन शौचालय की बात कर रहे हैं साहब? आप किस शौचालय की बात कर रहे हैं जो जयराम रमेश जी की योजना थी, इसका प्रचार विद्या बालन जी कर रही थी? आप उस शौचालय की बात कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो मोदी जी से निवेदन है और आप लोगों से भी निवेदन है कि साहब उस भारत को मत भूलिए जिस भारत ने मोदी जी को, उस सशक्त भारत ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अगर साहब बुजुर्गों की दी हुई जायदाद ना होती तो मुझे नहीं लगता कि जो है मोदी जी इस तरीके से आज विदेशों में भ्रमण करके इतनी बड़ी बातें कर पाते। विदेशों में और इराक का जो आपने नाम लिया, वहां सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का हो रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री का नहीं, उस भारत के प्रधानमंत्री का हो रहा है जिसने देश में अपने आप को एक स्तंभ के रूप में खड़ा किया। आप क्या बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की साहब, क्या बात करते हैं रूस से संबंधों की? इसकी जनक वो पार्टियां रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं अटल जी का भी योगदान रहा होगा। मैं उससे डिनाई नहीं करता हूं, मैं उससे मुकरता नहीं हूं। तो सिर्फ मोदी जी को क्रेडिबिलिटी दे के और आप कांग्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लें, वो अभिव्यक्ति की आजादी जो जिसमें है हम जनता के हितों की बात करते हैं, उसको लेकर अगर आप कांग्रेस पर, सोनिया जी पर बयान दें
तो साहब ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मैं अपने सब टॉपिकों को दोबारा आपसे एक बार बोलना चाहूंगा, चिंतन मनन कीजिएगा और सबसे पहले तो उस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि इसी मंच पर, किसी भी बुलेटिन के मंच पे आपके जिला अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके लिए माफी मांगिए। उसके साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए एक कोशिश टिप्पणी करी गई थी, उसके लिए माफी मांगिए। उसके बाद आप जो नैतिकता सिखाएंगे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। चलिए मुकेश सिंह जी। देखिए वैसा बिल्कुल ठीक है, किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए अगर शब्द बोले जाते हैं तो वो निंदनीय है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी लिए हम ये नहीं समझ पा रहे हैं शुभम जी किस रोजगार की बात है। कोरोना काल में भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय मोदी जी ने उन लोगों के लिए दिया जो ऐसे असंगठित मजदूर संघ लोग हैं, और ऐसे श्रमिकों को, हजारों लाखों श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया गया, उनका इलाज किया गया, उनको मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया, और मुद्रा योजना के अंतर्गत तमाम व्यापारियों को लोन की सुविधा दी गई। अब रोजगार का अर्थ केवल उस नौकरी से जोड़ते हैं जो तनख्वाह में मिलता है। रोजगार का अर्थ ये नहीं, पूरे भारतवर्ष भर में कौशल विकास योजनाओं का जाल बिछा हुआ है, सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों को उनके लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि हुई है, चाहे गन्ना की हो, चाहे दलहन की हो, चाहे तिलहन की हो, इसमें लगातार वृद्धि की गई है। फर्रुखाबाद का अगर देख लें तो आज किसान इसीलिए तो खुशहाल है कि उसका आलू इतना अच्छा बिक रहा है। तो रोजगार का अर्थ ये नहीं है कि आप नौकरी दे रहे हैं। कोरोना काल में भी पूरे देश को इस तरीके से स्थिर बनाए रखने की जो वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है, जो कोशिश कर रही है वो कम नहीं है। आप देख लीजिए पूरी दुनिया में भारत की स्थिति दूसरे देशों के अच्छा इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है। कोरोना रेट की बात करते हैं तो लगातार मैं मुकेश जी, आप उसी मनरेगा की बात कर रहे हैं ना जिसको प्रधानमंत्री जी ने खंडहर बोला था, कांग्रेस का खंडहर। हाँ उसी की उसको यही कांग्रेस करेगी थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मनरेगा बंद कर देगी। मनरेगा बंद नहीं की, मनरेगा को आगे बढ़ाने काम किया। हम ये जो कांग्रेस की अच्छी नीतियां हैं उनको हमने खत्म नहीं किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। रोजगार अच्छी नीति, मैं इसका आपको धन्यवाद देता हूँ, ये कांग्रेस की अच्छी नीति है, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था, ये कांग्रेस का खंडहर है, देश याद रखिएगा। कांग्रेस की उसको बढ़ाया है, मनरेगा को आगे किया है, और आज गांव गांव मनरेगा चल रही है, इसमें कोई शक नहीं, वो मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब और भी चीज मुकेश जी, हाँ नागेंद्र जी कुछ बोलेंगे जी। क्योंकि मनरेगा की जो बात आप कर रहे हैं और कोविड-19 की बात कर रहे हैं, आपसे ये मुकेश जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को खांसी जुकाम भी है हल्का जी, उनको भी आज कोविड-19 में पॉजिटिव करते हैं। ऐसे कई लोग जिनकी जानकारी नहीं है कि वो कोविड-19 में पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोविड-19 में पॉजिटिव किया गया है। वजह यह है कि एक व्यक्ति को कोविड-19 में, जब भी कोई व्यक्ति कोविड-19 कहाँ बोल रहे हैं आप? हमारी चर्चा सोनिया गांधी जी के, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके आरोपों को लेकर के है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण पर लेकर के कुछ सवाल उठाए हैं। बात वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये क्या क्या कर रही है इसके बारे में आप खुद समझ रहे हैं। भाई कोविड-19 वाली हमने इसलिए उठाया है, इसलिए उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को 1,14,000 प्रति व्यक्ति कोविड-19 में मिलता है, और ये सरकार जबरदस्ती कोविड-19 व्यक्तियों को कर रही है, क्योंकि वो चीज एकदम सरकार के प्रति और इन जिले के लोगों के प्रति उस पैसे का दुरुपयोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने लोगों को बारे में मैं आपको एकदम
हाँ सत्यपाल जी। देखिए भाई, दो बातें हैं। एक तो नागेंद्र जी ने अभी जो एक सवाल किया कोरोना 19 के बारे में, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जांच फर्रुखाबाद के हिसाब से नहीं होती है, वो ऑनलाइन सारा सिस्टम है। और कोई भी सरकार अपनी इमेज खराब करने के लिए लोगों को संख्या बढ़ाएगी नहीं, घटाने की एक बार कोशिश कर सकती है। तो अब जितनी जांचें होंगी उसमें से बहुत सारे लोगों का भाई ऑनलाइन है महाराज, ऑनलाइन और कोई देश नहीं छिपा सकता है, तो इसलिए आप उसको दूसरे तरीके से मत लीजिए। उसको कोई आपकी सही हो सकती है, लेकिन वो ऑनलाइन सिस्टम में दुनिया में पूरी दुनिया को छिपा रही है। हम तो छिपाते और दूसरी बात आपकी बात हमने बता दिया। अब आप अपने साथ समझते हो, आप समझते हो। हाँ चलिए सुनिए था वही था। शुभम जी जो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात और कांग्रेस का बड़ा इतिहास का गौरवशाली अतीत का बड़ा वर्णन कर रहे थे। शायद वो काला अध्याय भूल गए जब इस देश का विद्वान, लेखक, वकील, अधिवक्ता सारे लोग आजादी की अभिव्यक्ति के खिलाफ है जेल में बंद किए गए थे। इमरजेंसी एक काला धब्बा है इस देश के ऊपर जो इन्हीं की पार्टी ने लगाई थी, हमारी पार्टी ने नहीं लगाया था। सेकेंडरी बात यह है कि जिन योजनाओं की ये बात कर रहे हैं कि भाई मनरेगा तो खंडेर, ये मनरेगा खंडेर क्या, आपके जमाने में खंडेर इसलिए बोला था, ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। 18 आपके यहाँ 18 बड़े घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से लेकर जो खेल में भी एक लेट्रिन जो 1200 रुपए की सीट आती थी वो 12 लाख की खरीदी गई थी। और आपके 18 मंत्री से जिनके खिलाफ जांच चली थी भ्रष्टाचार में, इसलिए उसके बारे में चर्चा हुई थी। और योजनाएं सरकार बनाती है। और जहां तक बात उनकी है कि भाई दुनिया में बड़ा भारी हमारा प्रभाव था, तो आपके बहुत प्रभावशाली नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चाइना से दोस्ती की बात करते रहे 1962 में, जिसको उन्होंने टेम्परेरी रूप से सस्ता दिलवाई थी और वो चाइना ने ही भारत पर आक्रमण कर दिया। आप उनको दोस्ती आपकी निभ नहीं पाई। ये इसलिए आप पुराने जमाने में किसने क्या किया वो अलग विषय था। हम आज मोदी जी और सोनिया जी की पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आज की स्थिति में सारी दुनिया ने इस चीज को कर रहा है। की बात कर रहे हैं, क्या इतिहास है साहब? आप इतिहास की बात कर रहे थे ना कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, और अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट चुनाव नहीं आ जाते। अगर अच्छा काम किया था, उत्तर प्रदेश में जहां आपकी 80 की 80 सीट रहती थी वहां आपकी दुर्गति हो गई, 1 मिली, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार गया। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो पब्लिक आपको शाबाशी नहीं देती है, लोकतंत्र है ना। हमने तो जबरदस्ती नहीं हरा दिया, आप कहोगे अगर आपने अच्छा काम किया होता आप कल कैसे हो गए। और अगर योगी जी बहुत खराब थे, योगी जी उस समय भी पूरे उत्तर प्रदेश भर में 250 सभाएं की थी, तो आपकी जोड़ी चल रही थी कांग्रेस की, राहुल और अखिलेश जी साथ घूम रहे थे और दोनों मिलकर 50 सीट में समेट गए। तो अगर ये लोकतंत्र है, इसमें आप क्या कहते हो, ये आईना है पब्लिक आपकी पार्टियों के आपके विचारों के लिए। आप उसमें जबरदस्ती चाहे जो कुछ आंकड़े बताकर चाहे जो कुछ करिए, लेकिन इसका परिणाम क्या आता है। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। लोकतंत्र में अगर आपकी जनता आपको नीतियां खराब हैं, आपका व्यवहार खराब है, आपकी योजनाएं खराब हैं, आपकी सोच खराब है। और आज ये बात मानना पड़ेगा कि जो पार्टी सभा 400 वाली जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आज विरोध पक्ष की स्थिति में नहीं रह गई। आपको नेता विरोधी दल की भी मान्यता नहीं मिली है। अगर आपने बड़े अच्छे काम किए थे, हमने आपके काम चुराए हैं, हमने आपके कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो भाई हम आगे बढ़ गए और आप वहीं रह गए। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने शुभम बोलिए। सुन लीजिए, सुनिए सुन लीजिए। आपके वक्तव्य से मुझे कोई चीज याद आ गई जो मैं दोहराऊंगा कि बन गए खुदा और भूल गए कल की जगह। मैं भला आया था मंदिर में बिठाने के लिए, और याद रखो जो बनाता है मिटा भी सकता है। हम जानते हैं दवा होश में लाने के लिए।
आप उत्तर प्रदेश की क्यों मत पालिए साहब। जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी करके जो घमंड बोल रहा है, ये ठीक। अगर आपको नहीं लगा, आप एक चीज नहीं बोल पाएंगे। उत्तर प्रदेश की मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी निकालेंगे वो अभिव्यक्ति की आजादी और लोक कल्याण की बात करेगी भाई। आप तानाशाही देश में आपने तानाशाही किया और इसीलिए देश की प्रधानमंत्री, सारी दुनिया में देश का प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव पार्लियामेंट। इंदिरा जी, आप रेलवे तानाशाही कौन कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए की बिक रही है, तानाशाही कौन कर रहा है? क्या बात आज की लिखी हो पराजित कर रहा है? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? निरंतर आरोप आप